ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मान के झूठ की। सियासी दुनिया में यूं तो झूठ हर बाजार में बिकता है, लेकिन इस झूठ का असर सियासत तक ही सीमित रहे तो बेहतर है, क्योंकि अगर चुनावी चोला पहने नेता झूठ बोले और इस झूठ का असर कुछ ऐसा हो कि इसका फैक्ट चेक करते लोग भारत पर सवाल उठाने की हिमाकत कर दें, तो ये ठीक नहीं। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां एक गैंगस्टर भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री की बातों को झुठलाता नजर आया। इसे लेकर भगवंत मान ने बीते दिनों में कहा था कि मान ना मान, पकड़ा गया है वो इंसान जिसकी भारत में है मोस्ट वांटेड पहचान। तो क्या है पूरा मामला और कैसे हुई पंजाब के सीएम की किरकिरी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कौन सच्चा कौन झूठा, खुल गया पूरा कच्चा चिट्ठा। चुनावी चोला, मान ने देश से झूठ बोला। भगवंत मान का झूठा इकरारे बरार। पड़ोसी राज्य में चल रही चुनावी हवा को अपने हक में करने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान के कुछ शब्दों पर आज सवाल है। सवाल है भगवंत मान के दावों पर, सवाल है भगवंत मान के इरादों पर, सवाल है कि आखिर क्यों चुनाव में मुनाफे का सौदा करने के लिए देश से झूठ की सौदागरी की गई। अब सबसे पहले आप भगवंत मान का बीते हफ्ते का ये स्टेटमेंट देखिए। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए और अभी आज सुबह की न्यूज़ है, जो कि कंफर्म न्यूज़ है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था, जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। मतलब मान का कहना था कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। वो गोल्डी बराड़ जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मुख्य साजिश करता है। वो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस जिसमें एक मशहूर सिंगर की सिक्योरिटी को चुनावी फायदे के इरादे से हटा लिया गया था। सिक्योरिटी है, उनके घर के सामने तंबू लगाकर सिक्योरिटी की जा रही है। पुलिस से पुलिस वाला काम लेंगे तो मतलब 2.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल में। सिक्योरिटी हटाने से पहले कोई समीक्षा नहीं की गई थी। सिक्योरिटी हटाते ही ताक पर बैठे गैंगस्टर ने मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भगवंत मान उनके घर पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि मूसेवाला की सिक्योरिटी बिना किसी समीक्षा की क्यों हटाई गई। और करीब 6 महीने बाद उस सवाल का जवाब दिया, वो भी झूठ निकला। मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाते वक्त किया गया हर समीक्षा का दावा भी झूठा था। मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले गैंगस्टर की गिरफ्तारी का दावा भी झूठा निकला, क्योंकि एक कनाडाई एफएम चैनल के एक पत्रकार रितेश लाखी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोडेड किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि रितेश लाखी से बात कर रहा शख्स गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है, जिसमें पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि तुम्हें डिटेन किया गया है। क्या ये बात सच है? नहीं, मैं तो खुला घूम रहा हूँ, मुझे कोई डिटेन नहीं किया गया। तुम अमेरिका में हो या अमेरिका छोड़ चुके हो? नहीं, मैं अमेरिका छोड़ चुका हूँ। कनाडा के रेड एफएम कनाडा चैनल पर अपलोड किया गया ये कथित इंटरव्यू अब सुर्खियों में है, जिसने भगवंत मान के दावे को सुर्खियों में ला दिया है। समीक्षा कर हटाई गई सिक्योरिटी से लेकर बराड़ को डिटेन किए जाने के दावे, इन दोनों ही दावों के पीछे चुनावी दावेदारी नजर आती है। वो चुनावी दावेदारी जो सियासी हवा को अपने पक्ष में करना चाहती है। वहीं भगवंत मान के झूठ की पोल खुलते ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने उन्हें आड़े हाथ लिया। कल ਜਿਹੜੇ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भगवंत मान ने एक क्लेम किया कि पंजाब की सरकार ने
एक मोस्ट वांटेड जिहड़ा गैंगस्टर है गोल्डी बराड़ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, सूबे दी भी हुंदी है और भारत सरकार दी भी हुंदी है। वहीं जहां सियासी विरोधी भगवंत मान की पोल खोल की बात कर रहे हैं, तो इस बीच कुछ देर ठहर कर हमें एक पिता की बात को भी गौर से सुनना चाहिए। वो पिता जो सियासत के हर चेहरे से वाकिफ है, वो पिता जो भगवंत मान से कुछ कह रहा है। उस तरह का इनाम घोषित करे गोल्डी बराड़ दे उत्ते और मैं 2 करोड़ रुपया टैक्स देना साल का। जे गौरमेंट नूं लगदा फिर भी साडे कोले तां है नहीं, हत्थ खड़े है तां मैनूं दस्सण, मैं पैसे दूंगा। पंजाब ही नहीं, आज पूरे देश में एक गैंगस्टर के नाम पर सियासी रोटी सेकते नेताओं के दावों का फैक्ट चेक जनता कर रही है। मान के दावों पर कोई केंद्रीय मोहर नहीं थी, इसके बावजूद किस आधार पर मान ने इतना बड़ा दावा कर दिया? मान ने किस आधार पर देश से झूठ बोला? मान ने किस आधार पर वो सब कहा जिसे आज एक कायर गैंगस्टर निराधार बता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब गोल्डी बराड़ कौन है ये भी आप जान लीजिए। गोल्डी बराड़ का असली नाम सतविंदर सिंह है और वो पंजाब के श्री मुक्तसर साहब का रहने वाला है। उसका जन्म सन 1994 में हुआ। गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। उसकी कॉलेज टाइम से ही लॉरेंस से दोस्ती है और 2017 में गोल्डी छात्र वीजा पर कनाडा गया था। गोल्डी बीए की डिग्री हासिल कर चुका है और गोल्डी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है। कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित किया हुआ है। गोल्डी बराड़ पर हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं और ये संगीन मामले हैं। गोल्डी का भारत में गैंगस्टर्स का नेटवर्क है। वो विदेश में बैठकर भारत में गैंग्स चला रहा है। गोल्डी बराड़ का भारत में ये नेटवर्क बेहद ही खतरनाक है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में ये पूरा गैंग एक्टिव नजर आता है और इसी के चलते कई इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जिसमें हत्या या हत्या की साजिश होती है या रंगदारी के केस होते हैं। तो वहीं इसी बीच आ रही बड़ी खबर भी अब आपको बता देते हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस मामले में पंजाब के बड़े गायकों से अब पूछताछ की जानी है। इनके नाम भी आपको बताते हैं। ये नाम है बब्बू मान, मनकीरत औलख, दिलप्रीत ढिल्लों, अजय पाल, मिड्डू खेड़ा। ये वो गायक जो अब तक अपनी गायकी से लोगों को एंटरटेन करते आए हैं। अब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में इन तमाम गायकों से पूछताछ हुई। पंजाब की मानसा पुलिस ने पूछताछ के लिए इन सभी को नोटिस भी भेज दिया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस मामले की जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर्स इन गैंगस्टर्स के करीबी रहे हैं। और उधर गुजरात के वडोदरा से लौटे अखिलेश सोलंकी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक कैब ड्राइवर ने बताया आम आदमी पार्टी का सीक्रेट प्लान। 3 महीने आम आदमी पार्टी की टीम के साथ रहा था ये ड्राइवर। आदिवासी इलाकों में आम आदमी पार्टी का फोकस रहा, ये उसने बताया। शहरी इलाकों में सूरत, अहमदाबाद पर थी आम आदमी पार्टी की नजर। 90 दिन की दिल्ली की विशेष टीम रही इन इलाकों में। ग्राउंड का एक एक डेटा जुटाया गया इस टीम की तरफ से। संगठनों को जोड़ने का काम किया गया। दिल्ली से कैश आता था और कैब ड्राइवर ने खुलासा किया है पहले अहमदाबाद फिर गुजरात के इलाकों में उसे पहुंचाया जाता था। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को थी 25 से 30 सीटें आने की उम्मीद। और इसी पर हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी बातचीत हुई है इस ड्राइवर से और ये उन्हीं की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अखिलेश, और क्या कुछ इस बातचीत में सामने आया? देखिए, जो सबसे बड़ा दावा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे कि वो जीत के लिए लड़ रहे हैं। जो मेरी बातचीत हुई और एक्सक्लूसिव बातचीत और जो जानकारी इनपुट में निकल के आई वो ये थी कि
पहले दिन से आम आदमी पार्टी जो है 20 से 25 सीट की ही लड़ाई लड़ रही थी। वो कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, हम सरकार बदलने आए हैं, वो था ही नहीं प्लान में। प्लान बहुत फोकस था और कांग्रेस को डेंट करना था। आदिवासी जो इलाके हैं बनासकांठा जैसे, वहां पर कैंप किया गया और जो रणनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से होती है वॉलंटियर्स के जरिए किस तरह से कैंपेन किया जाता है और साधारण लोग की तरह, आम आदमी की तरह मोहल्ले मोहल्ले में घूमना, लोगों से चर्चाएं करना, पान की गुमटी पे बात करना, चाय की दुकान पे बात करना, ये सारी रणनीति। और वो ड्राइवर गवाह रहा क्योंकि वो 90 दिन तक इन लोगों के साथ रहा। तो और बड़ी बात जो है प्रैक्टिकल लेन देन की जो बात है कि देखिए चेक से पेमेंट नहीं हो रहा था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे थे, कैश आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये कैश पंजाब से था या दिल्ली से, तो साफ तौर से कहा सीधा दिल्ली से पैसा आ रहा था, अहमदाबाद पैसा पहुंच रहा था, कैश में पूरा काम हो रहा था। तो करप्शन की बात जो केजरीवाल करते हैं उनके लिए उनकी पार्टी पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा। दूसरा, किस रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में बढ़ रही थी, पूरी रणनीति खोल के सामने रखती, जो आपने बताया भी दर्शकों को कि कैसे ग्राउंड पर जाकर एक एक मोहल्ले में जाकर डाटा इकट्ठा करना। छोटे छोटे जो नेता होते हैं, जो इलाके के, वार्ड के, विधानसभा के जो नेता है, उनको अपने साथ जोड़ना और उनसे इनपुट साझा करना और छोटे छोटे चीजों को जोड़कर बड़ा करने की कोशिश। और जैसे बड़ी बात है कि आदिवासी इलाके के बाद जो बड़ा फोकस था सूरत में था, क्योंकि सूरत में ऑलरेडी पालिका चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके बाद अहमदाबाद में था। तो दो बड़े शहर जो थे उनके फोकस में थे। उसके अलावा उत्तरी इलाका जो था गुजरात का और आदिवासी जो बेल्ट था वही फोकस में रहा केजरीवाल और कंपनी के। जी चलिए अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको पाकिस्तान के हालातों की हकीकत दिखाते हैं, जहां कभी देश का किराया चुकाने के लिए प्रधानमंत्री के घर को गिरवी रखना पड़ा, तो कभी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चाय पर पहरा लगा दिया गया, और तो और गधे बेचकर सदन का बिल चुकाया जाता है पाकिस्तान में। जी हां, ये सब कुछ पाकिस्तान में होता रहा है। पाकिस्तान से आती खबरें अपने आप में कमाल होती हैं। अब एक और खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसा कर दिया है कि पाकिस्तानी कश्मीरियों ने उन्हें दौड़ा दिया। मतलब पीओके में पाकिस्तान प्रधानमंत्री की भागम भाग देखने को मिली है। ये क्या संकेत देती है, क्या है इसके मायने, और भारत का पीओके पर क्या है लेटेस्ट टेक, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जरा बैठ जरा आप। नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना, मैं बात करेंगे आपसे, प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आजाद कश्मीर के लिए ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात की हकीकत है। पाकिस्तान के वजीर आजम की ये झल्लाहट अब आम है, जिसके चलते सड़कों पर आवाम है। पाकिस्तान में गदर है, बहुत गदर है, क्योंकि पाकिस्तान कंगाली के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। अब पाकिस्तान वो खोने वाला है जो उसका कभी था ही नहीं। बात है कश्मीर की, वो कश्मीर जो भारत का मुकुट है, वो कश्मीर जो भारत की शान है, वो कश्मीर जो जन्नत है। उसी कश्मीर के कुछ हिस्सों को जन्नत से जुदा करने वाला पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत ने कह दिया है कि अब बहुत हुआ और जो बरसों पहले हो जाना चाहिए था वो अब होगा। भारत के एक्शन पर पूरा यकीन करती पाकिस्तान की सेना, सरकार और अवाम अब नर्वस है। उनकी इस परेशानी को दिखाती ये तस्वीरें पीओके की हैं, जहां मुजफ्फराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान तथाकथित आजाद कश्मीर के प्रधानमंत्री इलियास तनवीर को दुत्कारते ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। जरा बैठ जरा आप। नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे, प्राइम साहब बैठेंगे, आप बात करेंगे। सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस, दैट पाकिस्तान
is पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस रवैये पर इलियास तनवीर का कहना है कि हमें वो सम्मान कभी नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना गीदड़ भभकी दे रही है। वो पाकिस्तानी सेना जिसने 3 बार भारत से हार का मुंह देखा, वो पाकिस्तानी सेना जिसके करीब 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था, वो पाकिस्तानी सेना ऐसा कुछ बोल रही है जिसे सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देखने जैसा है। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने सेना अध्यक्ष बनते ही भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी है। असीम मुनीर ने बीते दिनों भारत से सटी नियंत्रण रेखा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज अपनी एक-एक इंच जमीन की हिफाजत करेगी और अगर उस पर जंग थोपी गई तो दुश्मन का डटकर मुकाबला करेगी। पाकिस्तानी सेना की कमान संभालने के बाद असीम मुनीर पहली बार एलओसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एलओसी से सटी अग्रिम चौकियों का निरीक्षण भी किया। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित करते हुए असीम मुनीर ने गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर भारत की ओर से दिए गए बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। जनरल असीम मुनीर ने कहा, मैं ये साफ कर दूं कि पाकिस्तानी फौज न सिर्फ अपनी सरजमी के हर इंच की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है, बल्कि अगर हम पर कभी जंग थोपी गई तो दुश्मन को हराने का भी मादा रखती है। किसी भी दुस्साहस का हमेशा पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। इस बयान से ये साफ नजर आ रहा है कि जनरल मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यह भी दर्शाता है कि उनके मन में भारत का भय है और वो जानते हैं कि अगर सच में एक दिन भारत ने पीओके पर हमला किया तो पाकिस्तान की फौज के लिए यह युद्ध बहुत भारी पड़ेगा। इस गीदड़ भभकी की वजह एक डर है, वो डर जो पाकिस्तान को सता रहा है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का 51 साल बाद एक बार फिर नक्शा बदलने वाला है। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है, उसी पाक अधिकृत कश्मीर में अब तिरंगा लहराने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का अगला प्रोजेक्ट पीओके ही है और इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। अटैक प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ एक ऑर्डर का, और इंतजार है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इशारे का। उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore, it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. भारतीय सेना की तरफ से पीओके को लेकर यह बयान उस वक्त आया जब पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। बाजवा की विदाई हो चुकी है और इमरान ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उस पीओके पर हिंदुस्तान की तरफ से आए आक्रामक बयान ने शहबाज शरीफ को चक्कर घिन्नी बना दिया है। इतना ही नहीं, अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाली सरदर्द बनी इमरान की पीटीआई और उसके नुमाइंदे जनरल द्विवेदी के इस बयान पर आंखें तरेर रहे हैं। हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। यकीन ना हो तो इमरान के खासम खास कहे जाने वाले फवाद चौधरी के ट्वीट को देखिए। समझिए कि जिन्हें धक्के मारकर सत्ता से बेदखल कर दिया गया, जिन्हें अपने ही मुल्क में सरेआम दुत्कारा गया, वो हिंदुस्तान के खात्मे की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पंच लाइन लिख रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि पीओके को लेकर हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, जो एक्शन प्लान है, उसे देखकर पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी अवाम, यहां तक कि पाकिस्तान का विपक्ष भी सदमे में है, खौफ और दहशत में है। भारत ने पाकिस्तान को जो आखिरी पैगाम दिया है, उसका सीधा और साफ संदेश यह है कि वक्त रहते पीओके से निकल जाओ। धोखे और फरेब से भारत की जमीन पर जो कब्जा कर रखा है, उसे हटा लो। अपना हक लेना हिंदुस्तान को बखूबी आता है।
पाकिस्तान में हाल ही में सियासी उठापटक के बाद शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने और अब बाजवा की जगह असीम मुनीर पाकिस्तान सेना के नए प्रमुख बने। बस इसी बात से पाकिस्तान की आबो हवा में खौफ पसरा है, क्योंकि हर पाकिस्तानी को इस बात का डर है कि कहीं जिन्नालैंड का नया जनरल नियाजी ना बन जाए। बता दें कि जनरल नियाजी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान आर्मी को साल 1971 में बांग्लादेश की जंग के दौरान 90,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ भारतीय फौज के आगे सरेंडर करना पड़ा था। पाकिस्तान ने जबरन साजिश के तहत कश्मीर के एक हिस्से में कब्जा जमाया हुआ है। ये बात सभी भारतीयों को खटकती है। अब इनमें सबसे अहम यह है कि पीएम मोदी का अगला प्रोजेक्ट पीओके ही है और इसका इजहार प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने पहले ही कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से निकली ये वो कसक है जो बीते कई दशकों से किसी फांस की तरह उनके दिल में चुभ रही है। और गृह मंत्री ने भी कश्मीर से 370 हटाए जाने के दौरान जो कहा था वो बहुत कुछ कहता है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान से दिल्ली ने इस्लामाबाद को यह बता दिया है कि पीओके हमारा है और हर हाल में पाकिस्तान को इस इलाके पर किए अवैध कब्जे को हटाना होगा। असल में मोदी सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पीओके। इसके लिए भारतीय सेना वॉर मोड में है। और तो और पीएम मोदी ने युद्ध के लिए अपने तरकश में तमाम जंगबाजों को भी जुटा लिया है। इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया के ताकतवर देशों में चौथे पायदान पर है और उसकी वजह है भारतीय सेना की बढ़ती ताकत। ऐसे में पीओके पर कब्जा कायम रखने के लिए पाकिस्तान ने अगर युद्ध छेड़ा तो उसका अंजाम वही होगा जो 1971 में हुआ था, यानी पाकिस्तान फिर से खंड खंड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ से आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब यहां से गुजर रही थी तो रास्ते में बीजेपी दफ्तर दिखा। इसकी छत पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी खड़े हुए थे, लेकिन राहुल ने दरियादिली दिखाते हुए इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया और फ्लाइंग किस भी देते नजर आए। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर खूबसूरत भी हैं। राजस्थान की ये झालावाड़ से तस्वीरें, जहां कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रास्ते में आया बीजेपी दफ्तर अब चर्चाओं का विषय बन गया है। इसकी छत पर खड़े ये बीजेपी कार्यकर्ता, जिन्हें राहुल गांधी ने दरियादिली दिखाते हुए हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी किया और फ्लाइंग किस भी दिया।